ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। अब अपन वास्तु परामर्श कैसे करना, इसको देखने का समझने का प्रयास करेंगे। इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपन सीधे इन वीडियो को देखकर और सीधे कंसल्टेंसी प्रारंभ कर देंगे या हो जाएगी। इसलिए ये पहली स्लाइड इसे स्पष्ट करने के लिए बताई कि यदि आपने वास्तु के जो ग्रंथ हैं उनको अच्छे से समझ लिया है, कर लिया है, प्रायोगिक ज्ञान आपको हो चुका है, थ्योरी भी कर ली और प्रैक्टिकल भी कर ली, और ज्ञान सारा अंदर है, और वास्तु से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो गणित है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो आंतरिक सज्जा है, ये सब आपने कर लिए हैं। उसके उपरांत परामर्श कैसे देना, उसको देखने का समझने का प्रयास अब अपन आरंभ कर रहे हैं। वास्तु के सभी ग्रंथों में स्थपति यानी वास्तुशास्त्री के लक्षण बताएं। मनुष्यालय चंद्रिका में कहा, सर्वशास्त्र विहित क्रियापटु सर्वदा वहित मनसः शुचि। सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, कार्य करने में कुशल हो, मन पवित्र हो, सत्यवादी हो, मत्सर आदि जो 7 दोष हैं उनसे रहित हो, उसे स्थपति कहा। सम्रांगण सूत्रधार में कहा, शास्त्र कर्म प्रज्ञा और शील, ये उसके लक्षण है वास्तुशास्त्री के या स्थपति के। तो शास्त्रों का ज्ञान हो, कार्य करने में कुशल हो, चेतनावान हो और आचरण से पवित्र हो। तो यदि आपने विश्वकर्म प्रकाश का अध्ययन कर लिया है, सम्रांगण सूत्रधार का अच्छे से अध्ययन कर लिया है, और अपने जो कोर्स बुक बनाई है पत्राचार पाठ्यक्रम की, उसमें ये बताया कि वास्तु किन किन विषयों से संबंधित है, कैसे अपना प्रभाव डालता है, उसको स्टडी कर दिया है, ऑडियो वीडियो सुन लिए हैं। उसके बाद कंसल्टेंसी कैसे आरंभ करना, ये वीडियो उसके लिए बनाए। कर्म की दृष्टि से आपको पदविन्यास करना आता है, मर्म ज्ञात करना आता है, द्वार की स्थिति आप निकाल सकते हैं, कक्षा का नियोजन आप कर सकते हैं। प्रज्ञा यानी चेतना आपकी शुद्ध है, सात्विक है, आप कम से कम दृष्टा या साक्षी के स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये सारी बातें अपने कोर्स बुक में अपन एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं। आपका चित्त शांत है, निर्मल है, प्रसन्न है, और आचरण आपका पवित्र है। ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लेते हैं। उसके बाद परामर्श कैसे करना उसको बता रहे हैं। ये डायरेक्ट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, है ना। हो सकता है हर लेक्चर में ये हम बताना भूल जाएं, लेकिन चूंकि ये पहला लेक्चर है इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पहले सार रूप में अपन ने देखा विश्वकर्मा सारांश में, कोर्स बुक में डिटेल में देखा, उसके वीडियो हैं, 44 वीडियोस हैं उसके। विश्वकर्म प्रकाश के वीडियो हैं, ज्योतिष के हैं, आयादी के हैं, मर्म के हैं। ऐसे अनेकानेक वीडियो के माध्यम से
जो सदस्य बन चुके हैं उनको प्रिंटेड मैटर के माध्यम से, PDF फाइल के माध्यम से वो पहला पूरा तैयार करना है। उसके बाद परामर्श कैसे करना, इसको अब आरंभ करते हैं। जब भी वास्तु कंसल्टेंसी करने जाएंगे, वास्तु परामर्श करने जाएंगे, उस समय आपका चित्त शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, हर्षित हो, उल्लासित हो, उल्लास से भरा हुआ हो। जब आपका मन शांत होगा, स्थिर होगा, प्रसन्न होगा, अनबायस्ड होगा, समत्व में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो आपको समस्या, वास्तु और समाधान ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यदि चित्त शांत नहीं है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मन में पहले से ही कुछ सोच रखा है, कुछ धारणा बना रखी है, तो फिर वो वास्तु वैसी आपको नहीं दिखेगी जैसी वो है। जैसे कोई व्यक्ति ने चश्मा लगा लिया हो, ऐनक हो, आईना हो, और वो कलर्ड हो, उसमें ब्लू कलर हो, रेड कलर हो, ऑरेंज कलर हो, ब्राउन कलर हो, कोई भी एक रंग का चश्मा हो, तो फिर जगत वैसे ही दिखाई देगा। पानी है, यदि पहले से ही उसमें कोई रंग डला हो, तो फिर दूसरा रंग यदि मिलाएंगे तो तीसरा रंग दिखेगा। ठीक इसी तरह यदि हमारा चित्त जो है वो रंजित है, पहले से रंगा हुआ है, तो उसमें अपने को जो समस्या है वो एज इट इज़ नहीं दिखेगी, वास्तु एज इट इज़ नहीं दिखेगा। इसलिए अपना चित्त जो है वो शांत, प्रसन्न, स्थिर ऐसा होना चाहिए। जब चित्त शांत, स्थिर और प्रसन्न न हो, उस समय वास्तु नहीं करना चाहिए। ध्यान आदि के द्वारा चित्त जो है वो स्थिर होता है, शांत होता है। और ध्यान की विधि जो लेक्चर क्रमांक 2 है VTTC कोर्स का या TTC कोर्स का, उसमें बताई गई है। उसमें बताया गया करीब 30 मिनट का वो ओवरऑल प्रोसेस है। उसको नियमित रूप से करना है, दिन में 2 बार करना है। और वास्तु कंसल्टेंसी में जाने से पहले भी करके जाना है। क्योंकि जो प्रज्ञावान स्थपति है, जो दृष्टा भाव में स्थित रहता है, वही इस महासमुद्र को पार कर सकता है। और स्थपति के बारे में कहा कि वो प्रति उत्पन्न मति वाला हो, क्विक डिसीजन लेने में समर्थ हो। तो क्विक डिसीजन ले, पर वो कैसे हो, सही हो, सटीक हो। तो ये कुछ बेसिक ग्राउंड होता है जो आपको तैयार करना है। अभी जो आरंभ कर रहे हैं उसका जो क्रम है, उसमें हम सरल से कठिन की ओर जाएंगे। यानी वास्तु को पहले सरल तरीके से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। फिर वास्तु के अंदर जब प्रवेश करेंगे, तब गहराई में जब जाएंगे, तो अपन मर्म तक की बात करेंगे। तो इसलिए ये शुरू में नहीं सोचना है कि ये जो दिया है या कह रहे हैं वो वास्तु नहीं है। वास्तु मतलब प्रकृति के अनुरूप निर्माण, और जैसा वो व्यक्ति है, जैसा वो कार्य है, उसका यदि उस स्थान से संबंधित नहीं है, प्रकृति से संबंधित नहीं है, तो वास्तु जो है उसके कार्य में बाधा डालता है। क्योंकि वास्तु मतलब प्रकृति की पोषणकारी शक्तियों को प्राप्त करना, जिससे कार्य में सहयोग हो। इसलिए एक ही प्रकार का वास्तु सबके लिए शुभ नहीं होता है। जैसा वो व्यक्ति है, जैसा उसका नेचर है, प्रकृति है, जैसा उस कार्य को करना चाहता है, तो व्यक्ति के अनुसार, कार्य के अनुसार वास्तु जो है वो भिन्न भिन्न होता है। शास्त्र में उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए के नाम से कहा गया है।
कि एडमिनिस्ट्रेशन रूम का वास्तु अलग है, बिजनेस रूम का वास्तु अलग है। इंटेलेक्ट कह लो, बुद्धिजीवी कह लो, उसका वास्तु अलग है। ये पहले देख चुके हैं। इसको जो अपना बेसिक कोर्स है उसमें एक चैप्टर है वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम। उसमें अच्छे से बताया है कि व्यक्ति की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, सुधार के उपाय वहाँ भी बताए हैं, यहाँ भी देखेंगे। तो अब इसको और थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक ये समझा कि चित्त शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, ध्यान आदि करके अपन वास्तु करने जाएंगे। जब भी वास्तु परामर्श के लिए जाएंगे तो हमको सबसे पहले मुहूर्त विचार करना चाहिए। सामान्य रूप से अमावस्या को वास्तु नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वास्तु संबंधी कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भी शुभ लक्षण घटित हों तो कार्य का आरंभ करना चाहिए। तो जो शुभ लक्षण हैं उनको शकुन कहते हैं, शकुन। कोई कोई लोग शगुन भी कहते हैं, अपभ्रंश है, ठीक है। तो जब भी अपन कार्य के लिए घर से निकलेंगे, अपने स्थान से निकलेंगे, तो वास्तु के शुभाशुभ शकुन उसको देखते जाएंगे। शुभ शकुन क्या है, अशुभ शकुन क्या है, इसका विस्तार से वर्णन वास्तु के सभी ग्रंथों में, विश्वकर्म प्रकाश अध्याय 1 में विस्तार से काफ़ी डिटेल में वास्तु के शुभ और अशुभ लक्षणों को बताया गया है, शकुनों को बताया गया है। राजवल्लभ ग्रंथ का भी जो अध्याय 13-14 है उसमें इनका विस्तार से वर्णन है, वास्तु के सभी ग्रंथ में। उसमें भी जब आप देखोगे तो कार्य के अनुसार शुभाशुभ लक्षण अलग अलग होते हैं। लक्षण यानी शकुन देखने जाते हैं तो उस समय के शुभ अशुभ शकुन उनका विचार अवश्य करना चाहिए। मोटे तौर पर ये समझे कि जिन वस्तुओं को देखकर, जिन शब्दों को सुनकर, जिन स्वाद को ग्रहण करके व्यक्ति का चित्त शांत, स्थिर, प्रसन्न, उत्साहित, आह्लादित होता है, वे सब शुभ शकुन हैं। और जिनको देखकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर चित्त जो है वो हतोत्साहित होता है, वे अपशकुन हैं। ये मोटा मोटा नियम हमने बताया। तो शुभ शकुन घटित होने पर शुभ मुहूर्त में वास्तु करना चाहिए, देखना चाहिए। यदि मान लो किसी कारणवश अपन गए हैं और चित्त जो है वो अशांत है, अस्थिर हो गया है बीच में, तो पूजन करके, हवन करके, ध्यान करके जैसी वहाँ स्थिति बनती है, चित्त को पहले शांत और स्थिर करना चाहिए। क्योंकि कंसल्टेंसी करते समय चित्त शांत और स्थिर होना आवश्यक है। स्पष्ट हो रहा है? वास्तु के अनुसार जब साइट सिलेक्शन करने जाते हैं, भूमि चयन करने जाते हैं, या मान लो बने हुए घर में भी हम वास्तु देखने जाते हैं, तो सबसे पहले जो शकुन अपन ने देखे ठीक है, पर उस प्लॉट तक, भूखंड तक, घर तक पहुंचने का अप्रोच क्या है, वो शहर से दूर है, शहर के मध्य है, मुख्य मार्ग पर है, गली पर है, चौराहे पर है, लोकेलिटी कैसी है, आसपास के लोग कैसे रहते हैं, क्या आसपास कोई सार्वजनिक स्थल है, क्या मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध है, आसपास कोई पब्लिक प्लेस है, घर के पहुंचने का जो मार्ग है प्लॉट तक का, वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, क्या पहुँचने में कोई इंक्रोचमेंट तो किसी ने नहीं कर रखा है, घर की दीवार से जो आउटर वॉल है उससे लगी हुई कोई गुमटी, कोई पान की दुकान, कोई दूसरी दुकान,
इस तरह की चीज़ें हैं या नहीं हैं, मुख्य द्वार के सामने कोई अवरोध खंबा है, कोई दुकान है, तो ये सारा ध्यान पहले देना चाहिए। इसको देने से आपको समस्या की जड़ कह लो वो पता चलती है। इसको विस्तार से जो अपना बेसिक कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है, उसमें भूमि चयन उस अध्याय में बताया गया है। उनकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए गए हैं कि घर के सामने यदि कैसे कैसे दोष हों तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। मुख्य द्वार के सामने हो, अप्रोच में हो, आवागमन के साधन हों कि नहीं हैं, बच्चे कितने बड़े हैं, वो पढ़ने जाते हैं, व्यापार क्षेत्र से कितनी दूर है, आसपास में कोई यातायात का साधन उपलब्ध है या नहीं है। ये सब बातों का विचार साइट सिलेक्शन के समय भी करते हैं, घर यदि बना हुआ खरीदना है तब भी करते हैं, और बने हुए घर में भी यदि वास्तु करेक्शन करना है, कराना है, तो अपने को ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार के लोग रहते हैं, कि वो सचिव है कि धूर्त है। विश्वकर्मा प्रकाश के पहले अध्याय में इसको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार के लोग आसपास रहते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। ये उसमें विस्तार से दिया हुआ है पहले अध्याय में विश्वकर्मा प्रकाश के। और अपनी जो कोर्स बुक है उसके जो चैप्टर्स हैं भूमि चयन से संबंधित, वहाँ उन सब के होने के दोष के परिणाम वो भी दिए हुए हैं। आसपास कोई क्लब है, डिस्कोथेक है, कोई मॉल है, तो उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। तो इन सब बातों को पहले देखना चाहिए, क्योंकि बहुत समस्या की जड़ यहाँ भी रहती है। तो उसके लिए जैसी वो समस्या है उसके अनुसार उसका उपाय बताया जाता है। उसके बाद विचार करते हैं कि जब आप उस स्थान पर पहुंच गए, घर पर, प्लॉट पर, तो कैसा लगा। क्या वो स्थान मनोरम है, क्या वहाँ जाकर मन लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। तो उससे बहुत कुछ अपने को पता लगता है कि वो भूमि जो है वो शुभ है, जो मनोरम है। वो जो भवन है वो आकर्षक है कि अनाकर्षक है। उसकी पहले सारी बाहरी दीवार देखते हैं कि वो टूटी है, फूटी है, खंडित है, तिरछी है, उसमें क्रैक्स हैं, नहीं हैं, किस ओर झुकी हुई है, उसके कॉर्नर्स कैसे हैं, उसकी हाइट कितनी है। पूरा ओवरऑल व्यू देखते हैं कि पूरा जो भवन है, उसकी जो दीवारें हैं, उसका जो रंग है, वो सब कैसा है। यदि वो आकर्षक है, दीवारें सब ठीक हैं, तो शुभ है। अन्यथा अगली इकाई में, अगले पाठ में अपन देखेंगे कि किस दिशा की दीवार टूटी है, फूटी है, झुकी हुई है, अंदर है, बाहर है, क्रैक्स हैं, तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। उसको अपन आगामी इकाई में देखेंगे। ये विषय सम्रांगण सूत्रधार का जो चय विधि नामक अध्याय है, चुनाई से रिलेटेड है, उसमें चुनाई के 20 गुण और 20 दोष बताए हैं, उसके दुष्परिणाम भी बताए, वहाँ उनको डिटेल में बताया है। और जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने वास्तु के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार और अपनी जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसकी कोर्स बुक कह लो, वो सब स्टडी कर लिया है। अब कंसल्टेंसी कैसे करना उसको अपन देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इतना ही कहेंगे आज की इकाई में, आज के पाठ में, कि वास्तु करते समय चित्त शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो। शुभाशुभ शकुन का विचार करेंगे। प्लॉट पर पहुंचने के उपरांत उसका पूरा अप्रोच, सिक्योरिटी, सेफ्टी और पूरा भवन और सारी दीवारें और कॉर्नर्स, उनको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे कि वो किस प्रकार के हैं। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। यदि आपने ये अभी तक नहीं किया हो, विश्वकर्मा प्रकाश, सम्रांगण और कोर्स बुक, तो पहले उसको कर लो।
उसके बाद ये कंसल्टेंसी ज़्यादा स्पष्ट होगी। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम शांति शांति।